तो एक बहुत बड़ी खबर है। 1 अप्रैल 2026, ये तारीख याद रखिए, क्योंकि इस दिन से भारत का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बदलने वाला है। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, समझ लीजिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है जो हमारे पैसे, टैक्स और इन्वेस्टमेंट सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये फाइनेंशियल रीबूट आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियमों का बदलाव नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल शिफ्ट है। इसका असर हर चीज पर पड़ेगा। मतलब हम अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं, टैक्स कैसे फाइल करते हैं और भविष्य के लिए कैसे निवेश करते हैं, सब पर। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में है एक ऐतिहासिक लम्हा। वो 65 साल पुराना कंफ्यूजन से भरा इनकम टैक्स एक्ट आखिरकार रिटायर हो रहा है। जी हाँ, और इसकी जगह ले रहा है एक नया मॉडर्न इनकम टैक्स एक्ट 2025। सच में एक युग का अंत है और एक नई शुरुआत। तो इस पूरे मामले को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि यह सिस्टम रीबूट क्या है, फिर जानेंगे कि टैक्स कैसे आसान हो रहे हैं, हमारी सैलरी स्लिप पर क्या असर पड़ेगा, इन्वेस्टर्स के लिए क्या बदल रहा है और आखिर में इन सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि फाइनेंशियल रीबूट है क्या चीज। इसे सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म की तरह मत देखिए। ये तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई डिजिटल नींव रखने जैसा है, जो आने वाले कई दशकों तक हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को शिकल देगी। अब सवाल ये है कि इस बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। जरा सोचिए, 1961 का एक कानून जिसमें इतने सालों में इतने सारे बदलाव हुए, इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए कि वो एक उलझे हुए धागे के गोले जैसा बन गया था। तो ये नया एक्ट उसी गोले को सुलझाकर एक सीधा, सरल और आज के डिजिटल जमाने के हिसाब से एक नया रास्ता बनाने की कोशिश है। चलिए अब उस हिस्से पे आते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है, हमारे टैक्स। अच्छी खबर ये है कि सरकार ने टैक्स भरने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कुछ बहुत बड़े और पॉजिटिव कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा और शायद सबसे वेलकम चेंज है टैक्स कैलेंडर में। वो जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर वाला कंफ्यूजन था ना, वो सब खत्म। अब सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा, सीधा साधा 1 अप्रैल से 31 मार्च। मतलब जिस साल कमाया उसी साल उसका हिसाब। कितना सिंपल हो गया है। सैलरीड क्लास के लोगों के लिए फॉर्म 16 अब पुरानी बात हो जाएगी। इसकी जगह लेगा नया फॉर्म 130। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होगा, बल्कि इनकम का एक ज्यादा डिटेल्ड और ट्रांसपेरेंट ब्यौरा होगा। इससे ये समझना आसान हो जाएगा कि सैलरी का कौन सा हिस्सा आखिर जा कहाँ रहा है। और हाँ, भारत के टेक हब्स में काम करने वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद, इन शहरों को अब मेट्रो सिटी का दर्जा दे दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि इन शहरों में रहने वाले लोग अब अपनी बेसिक सैलरी के 50% तक HRA छूट क्लेम कर सकते हैं। जाहिर है इससे टैक्स देनदारी कम होगी। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि इन सारे बदलावों का हमारी मंथली पे स्लिप पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, नया वेज कोड आ रहा है जो सैलरी से जुड़े कई कानूनों को एक साथ मिलाता है और ये हमारे सैलरी स्ट्रक्चर को पूरे तरह से बदल रहा है। इस बदलाव का सबसे जरूरी हिस्सा है ये नंबर 50%। जी हाँ, नए नियम के हिसाब से किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसकी टोटल सैलरी यानी CTG का कम से कम 50% होना ही चाहिए। और यहीं पर यह मामला दिलचस्प हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि हाथ में आने वाली सैलरी यानी टेक होम सैलरी थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए, रिटायरमेंट सेविंग्स जैसे कि PF और ग्रेच्युटी, उसमें एक बड़ा उछाल आएगा। तो ये कुछ ऐसा है कि आज थोड़ी कटौती करो ताकि कल का भविष्य ज्यादा सुरक्षित हो सके। अब उनकी बात करते हैं जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं। उनके लिए भी कुछ बड़े नियम बदले हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग थोड़ी महंगी होने वाली है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस की बिक्री पर अब लगेगा 0.15% और फ्यूचर्स पर 0.05%। मतलब साफ है, अब हर ट्रेड पर ज्यादा टैक्स देना होगा। कुछ और भी जरूरी बदलाव है, जैसे कि अब अगर कोई कंपनी अपने शेयर वापस खरीदती है यानी बायबैक करती है, तो उस पर जो भी मुनाफा होगा उस पर इन्वेस्टर को कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड को अपनी फीस और टैक्स को अलग अलग दिखाना होगा। और साथ ही बैंक अब अपने फायदे के लिए ट्रेडिंग यानी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए लोन नहीं दे पाएंगे। इससे मार्केट में रिस्क कम होगा। मार्केट को और सुरक्षित बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। अब अगर कोई ट्रेडिंग के लिए अपने शेयर्स को गिरवी रखता है,
तो उनकी कीमत का सिर्फ 60% ही मार्जिन मिलेगा। बाकी का 40% एक सेफ्टी बफर या हेयर कट की तरह काम करेगा, ताकि मार्केट में अचानक कोई बड़ी गिरावट आए तो नुकसान थोड़ा कम हो। तो आखिर में इन सभी अलग अलग बदलावों के पीछे सरकार की बड़ी सोच क्या है? ये सारे टुकड़े मिलकर एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाते हैं, चलिए समझते हैं। तो इन सभी बदलावों का निचोड़ क्या है? एक शब्द में कहें तो मॉडर्नाइजेशन। सरकार का लक्ष्य एक ऐसा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना है जो डिजिटल हो, ट्रांसपेरेंट हो और इतना मजबूत हो कि वो 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा कर सके। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या ये फाइनेंशियल रीबूट वाकई भारत के लिए एक बेहतर और ज्यादा मजबूत आर्थिक भविष्य बना पाएगा? और उससे भी जरूरी सवाल, इन बदलावों के लिए हम और आप कितने तैयार हैं? इस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।